नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार अपने स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं रेगुलर आपके सामने ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूं। और आज की ये जो सीरीज रहने वाली है, आप सभी साथियों के लिए बहुत ही बेहतरीन पेपर रहने वाला है। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल ये आपका अपना परिवार है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि साथियों, आज मैं आपके सामने जो मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस मॉडल पेपर में आपको साथियों आज टॉप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पूरे मॉडल पेपर को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है और आप कोशिश कीजिएगा कि आप सभी प्रश्नों के जवाब अवश्य दें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस बेहतरीन क्लास को। और शुरू करने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हाँ भैया, पहला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा साथियों। पहला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको जवाब देना है। क्वेश्चन दे रखा है साथियों आपके सामने, राजस्थान राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी होगी। ऑप्शन दे रखा भाई आपके सामने 15, बी ऑप्शन दे रखा है 12, सी ऑप्शन दे रखा है 25 और डी ऑप्शन दे रखा है 30। आपको जो समय दिया जा रहा है साथियों, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 40 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आपको केवल प्रश्न को पढ़ना है, विद इन 40 सेकंड में आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। हाँ भैया, केवल 40 सेकंड में आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पहला प्रश्न आज की सीरीज का है। क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राजस्थान राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। बिल्कुल ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है 15, 12, 25 और 30। जवाब दीजिए साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट से जवाब दीजिए साथियों। बिल्कुल आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। 40 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है साथियों, पहले प्रश्न का जवाब देना है। 40 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। बिल्कुल साथियों, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है साथियों। तो मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 30 हो सकती है। तो यहां पर हमें 30 को राइट करना होगा, यहां पर हमें 30 को राइट करना होगा। बिल्कुल यहां पर किसको राइट करना होगा साथियों, 30 को। आप में से कितने साथी हैं जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर 30 जवाब दिया है, जल्दी से चेक करो भैया। आप में से कितने साथी हैं जिन्होंने इस प्रश्न का जवाब 30 चयन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने साथियों, राजस्थान में कितने संभाग है। राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है। ऑप्शन दे रखा भाई 7, बी ऑप्शन दे रखा आपके सामने 10, सी ऑप्शन दे रखा 8 और डी ऑप्शन दे रखा है 12। हाँ भैया जल्दी से जवाब दो, 40 सेकंड का समय है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने संभाग है। रद्द करने का जल्दी से बताइए साथियों, राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने संभाग हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने संभाग है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो साथियों आपको राइट करना होगा, राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर 10 संभाग है। कितने साथियों, 10 संभाग। आपको पता होगा 17 मार्च 2023 को 17 मार्च 2023 को माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने राजस्थान के अंदर 3 नए संभाग बनाने की घोषणा करी थी। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये 3 नए संभाग बनने की घोषणा करी थी। कुल मिलाकर हमारे पास राजस्थान में अब कुल कितने संभाग हो जाएंगे। राजस्थान के अंदर वर्तमान में कुल 10 संभाग हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन। यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन। हाँ जी भैया, यहां पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा। कविता मीना जी, हमारे यूट्यूब परिवार में आप शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कविता जी मैं निवेदन कर रहा हूं, क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर आ रहा है ना तो आप फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। बिल्कुल हाँ भैया, सभी को आगे समझ में। राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने संभाग है, तो हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों, राजस्थान के अंदर वर्तमान में कुल कितने संभाग हो गए, तो अब 10 हो गए। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था।
दोस्तों आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अब सवाल ये पूछ रहा है आपके पास में कि राजस्थान के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। राजस्थान के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। जवाब कीजिए साथियों। ऑप्शन दे रखा आपके सामने 1952, 1955, 1962 और 1967। राजस्थान के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, और उम्मीद मैं करता हूं कि आप में से मैक्सिमम साथी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब करेंगे। राजस्थान के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। जवाब दो साथियों, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ भैया 1967, बिल्कुल। राजस्थान के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। 1967 में लागू हुआ था। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। राजस्थान के अंदर पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1967 में लागू हुआ था। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान का वह जिला जहां पर कर्क रेखा निकलती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां से कर्क रेखा निकलती है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां से कर्क रेखा निकलती है। ऑप्शन दे रखा आपके सामने, पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने है साथियों, चौथा प्रश्न है। रवि चौधरी जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। बिल्कुल जवाब करें भैया, आंसर क्या होगा। देखो जो भी साथी अगर आंसर टाइप कर रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं भैया क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें। क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें। मैं निवेदन कर रहा हूं भाई सभी साथियों से, क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें। बिल्कुल, राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा निकलती है। देखिए साथियों, कर्क रेखा की मैं बात करता हूं तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजर रही है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो यहां पर हमारे पास सी ऑप्शन भी राइट हो रहा है और कहीं ना कहीं डी ऑप्शन भी राइट हो रहा है। राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजर रही है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। तो यहां प्रश्न ये बोला है कि राजस्थान का वह जिला जहां पर कर्क रेखा निकलती है। तो कर्क रेखा निकलती है बांसवाड़ा डूंगरपुर, दोनों ऑप्शन यहां पर राइट हो रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। 5वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जवाब दो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। धौलपुर, अजमेर, नागौर, जैसलमेर। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो है साथियों जैसलमेर। जैसलमेर को यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों। जैसलमेर को राइट करना होगा 38,404 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर को यहां पर राइट करना होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है। ऑप्शन दे रखा है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जवाब करें भाई। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। जल्दी से जवाब करें। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है भाई मेरे। तो यहां पर हमें राइट करना होगा पहला स्थान है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, तो पहला है। यहां पर हमें ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। चेक करो भैया कितने साथियों की ए ऑप्शन आया है, जल्दी से चेक करो भाई। जिनके ए ऑप्शन आ चुका है यस 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 लिख दो, लिख दो भाई यस यस, ताकि हमें पता चल जाएगा हाँ जी आपके ए ऑप्शन आ चुका है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है। अलवर, कोटा, भरतपुर, करौली। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है।
राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बिल्कुल जवाब दीजिए साथियों। स्क्रीन पर आपको 7वां क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ भाई, सभी क्या आ रहा है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन किस किस का आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भरतपुर को हमें राइट करना होगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई मेरे? तो यहां पर हमें भरतपुर को राइट करना होगा। बिल्कुल सी ऑप्शन यहां पर राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो फिर आपको राइट करना होगा अजमेर को। ठीक है भाई, चलो आगे चल जाते हैं। राजस्थान का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कितना था? राजस्थान का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कितना था? जल्दी से जवाब करें भैया। राजस्थान का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना था? ऑप्शन दे रखा है 941, 940, 928, 921। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न की कहीं ना कहीं पूरी पूरी संभावना है कि आने वाले जो पेपर हैं उसमें ये क्वेश्चन 100% आ सकता है। बिल्कुल 100% आ सकता है। जवाब दीजिएगा। क्या बात है, 928। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजस्थान का लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना था? तो राजस्थान का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार 928 था। 928 क्लियर हो गया साथियों। तो यहां पर हमें राइट करना होगा सी ऑप्शन पे। हाँ भाई, चेक कर लो आप में से सभी साथियों के सी ऑप्शन आया क्या? जल्दी से चेक कर लो भाई, आप में से सभी साथियों के सी ऑप्शन आ चुका है क्या? बिल्कुल, आगे बढ़ जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 9। एक बार सभी समस्त साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी साथी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो साथी अगर पहले बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं निवेदन करता हूं भैया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सभी साथी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्लास कंप्लीट होने पर आप इस क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये 3 चीज आप ध्यान रखिएगा। आपको क्लास को लाइक भी करना है, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास खत्म होने के बाद कम से कम इसे 2 से 5 ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हाँ, उत्तर भारत का पूर्ण साक्षर गांव निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर भारत की मैं बात करता हूं तो पूर्ण प्रथम साक्षर गांव है मसूदा गांव। कौन सा भैया? मसूदा गांव। और ये मसूदा गांव कहां पर आता है? तो मसूदा गांव की बात करता हूं, वर्तमान में तो ब्यावर जिले में चला गया है। वर्तमान के अंदर तो ब्यावर जिले में चला गया है। वर्तमान की मैं बात करता हूं तो ब्यावर जिले में चला गया है, लेकिन इससे पहले किस में आ रहा था भैया? अजमेर के अंदर आ रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों ए ऑप्शन, अजमेर को राइट करना होगा। बिल्कुल यहां पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना होगा, अजमेर का। बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा साथियों, अजमेर। आप में से कितने साथियों के अजमेर आया है? राजस्थान, उत्तर भारत का पूर्ण साक्षर गांव कौन से जिले में स्थित है? अजमेर के अंदर है। तो आपको यहां पर अजमेर को राइट करना होगा। क्लियर हो गया भाई? यहां पर सही जवाब होगा भाई अजमेर को राइट करना होगा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारा है स्क्रीन पर। राजस्थान का निकटवर्ती पड़ोसी राज्य कौन सा है? आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो राजस्थान का निकटतम पड़ोसी राज्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने, भली भांति से ऑप्शन को पढ़े और भली भांति से आप इसका उत्तर देने का चयन कीजिएगा। हाँ भाई, जल्दी से जवाब करें। हाँ भाई, जल्दी से जवाब दे, सभी साथियों से निवेदन करता हूं मैं, फटाफट से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन आ रहा है किसी के? आहा नहीं भैया, सी ऑप्शन। बिल्कुल साथियों, यहां पर हमें राइट करना होगा सी ऑप्शन पे।
बिल्कुल साथियों, आपको यहां पर सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। बिल्कुल भाई, यहां पर होगा सी ऑप्शन। आप में से कितने साथियों ने सी ऑप्शन को टिक किया है? आपको पता, अगर राजस्थान की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले यहां पर अगर पंजाब से राजस्थान की सीमा लगती है, उसके बाद आपको पता होगा साथियों हरियाणा से सीमा लगती है, उसके बाद आपको पता होगा साथियों यूपी के साथ सीमा लगती है, उसके बाद आपको पता होगा एमपी के साथ सीमा लगती है, फिर आपको पता होगा साथियों गुजरात के साथ सीमा लगती है, फिर आपको पता होगा साथियों यहां पर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, यहां पर पाकिस्तान। तो इस प्रकार राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं ये भौतिक स्ट्रक्चर के, तो यहां पर पंजाब, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब है यहां पर उत्तर प्रदेश। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किस किस अध्यक्षता में गठित की गई थी? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया गया था 1963 में। आपसे पूछा है किसकी समिति पर, सॉरी किसकी सिफारिश पर यह समिति गठित की गई थी? जल्दी से जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कम स्टूडेंट जवाब दे पा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, पटवार एग्जाम हुआ था 2013 में, पटवार परीक्षा हुई थी साथियों 2013 में, और पटवार परीक्षा 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रिसेंटली में पटवार का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, और उसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो कहीं ना कहीं संभावना है कि अब आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए तो 100% चांस बन गया। अब इस क्वेश्चन का 100% चांस बन गया कि भाई ये क्वेश्चन 100% रिपीट होने वाला है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसके अध्यक्षता में गठित की गई थी? हरीश चंद्र माथुर की अध्यक्षता में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया गया था। तो आपको राइट करना होगा हरीश चंद्र माथुर। बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। पटवार की जो परीक्षा हुई थी 2013 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। हाँ जी साथियों, आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन दे रखा भाई मेरे आपके सामने प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन दे रखा भाई आपके सामने राष्ट्रपति, सी ऑप्शन दे रखा आपके सामने वित्त मंत्री, डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा साथियों ग्रामीण विकास मंत्री। जवाब दीजिएगा, सभी साथियों से निवेदन करता हूं पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़े, आराम से जवाब करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। केवल आपको 40 सेकंड का समय दिया जा रहा है, हर प्रश्न के लिए 40 सेकंड का समय है, और 40 सेकंड बहुत पर्याप्त समय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? चलिए भैया, राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? आपने इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश की होगी। मैं कह रहा हूं आप थोड़ा प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो याद, राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? इस समिति जो गठित की जाती है उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री महोदय साहब करते हैं। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों ए ऑप्शन। पटवार परीक्षा 2013 में यह प्रश्न आ चुका है, पटवार परीक्षा हुई थी 2013 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहां पर आपको ए ऑप्शन पर राइट करना होगा पटवार। पटवार का एग्जाम हुआ था 2013 में, ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, पूछा जा चुका है। चलते साथियों आगे, प्रश्न संख्या 13, नवीन राजस्थान में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, हाँ अधिकरण का क्या होता है? नवीन नवीन व्यवस्था में, नहीं नवीन व्यवस्था में, यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, नवीन व्यवस्था में, नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का क्या होता है? अध्यक्ष होता है क्या? बी ऑप्शन दे रखा है सचिव होता है क्या? सी ऑप्शन दे रखा है उपाध्यक्ष होता है क्या? डी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने कार्यकारी निर्देशक होता है क्या? जवाब करें साथियों, आंसर क्या होगा? हाँ भाई जवाब करें, जवाब करें फटाफट से। नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का क्या होता है? क्या बात है,
क्या बात है भाई, आज के पेपर में आप लोगों की आंसर नहीं आ रही। ये मान के चलिए कि आंसर नहीं आ रहे तो कहीं न कहीं समस्या हो सकती है भैया। देखो भाई, आंसर तो आना चाहिए। जवाब करो फटाफट से। चलिए भैया, बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, कार्यकारी निदेशक होता है। बिल्कुल। नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का क्या होता है? कार्यकारी निर्देशक होता है। कार्यकारी निर्देशक होता है, तो यहां पर हमें राइट करना होगा डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चेक करो भैया। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 की बात करें। राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार होती है? राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अनुसार होती है? ऑप्शन दे रखा है 149, 150, 166 और 170। राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? चार ऑप्शन आपके सामने, 149, 150, 166, 170। बिल्कुल सही जवाब होगा यहां पर। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। चलिए भैया, कोशिश करें। देखिए भाई, क्वेश्चन दे रखा आपके सामने, राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार होती है? तो हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत होती है, तो यहां पर हमें सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा। क्या होगा भाई मेरे? सी ऑप्शन होगा। चलो आगे बढ़ जाते भाई। 15वां प्रश्न है, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? यानी उप सरपंच का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने। ऑप्शन दे रखा आपके सामने भैया। प्रत्यक्ष जनता द्वारा, निर्वाचित सरपंच और पंच द्वारा, सी ऑप्शन दे रखा जिला परिषद द्वारा मनोनीत, और डी ऑप्शन दे रखा पंचायत समिति द्वारा मनोनीत। हाँ भाई, क्वेश्चन है आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब दो भैया, आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। बिल्कुल सही जवाब दिया है। सरपंच उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचित सरपंच और पंच द्वारा। बी ऑप्शन यहां पर राइट करना होगा। निर्वाचित सरपंच और पंच द्वारा, यहां पर हमें बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाला, प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक, एक मिनट। हाँ, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाला नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में किया गया है? यानी अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए नीति निदेशक के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दे रखा अनुच्छेद 51, बी ऑप्शन दे रखा आपके सामने अनुच्छेद 49, सी ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 38, और डी ऑप्शन दे रखा अनुच्छेद 43। मैं आपको बता देता हूं साथियों, पटवार का एग्जाम हुआ था 2013 में, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन रखे पटवार के पेपर पर आधारित रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप 100% इस वीडियो को एक बार नहीं भैया, मैं कहता हूं गारंटी से 2 बार देख लो, एग्जाम में आपको काफी मदद करेगा। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाला नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख किसमें है? बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया, अनुच्छेद 51 में है। किसमें है भैया? अनुच्छेद 51 में। तो यहां पर हमें किसको राइट करना होगा? यहां पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना होगा। यानी फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 51। आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है?
संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है? जवाब करें, जल्दी से जवाब करें भैया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को एक विशेष अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन दे का अनुच्छेद 249, बी ऑप्शन दे का अनुच्छेद 312, सी ऑप्शन दे का अनुच्छेद 318, डी ऑप्शन दे का अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 के तहत। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों डी ऑप्शन, यहां पर राइट करना होगा साथियों डी ऑप्शन। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को एक विशेष अधिकार प्राप्त है? तो हमें राइट करना होगा साथियों अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 के तहत। आगे बढ़ जाते हैं। संविधान के किस संशोधन के आधार पर मतदान के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन दे रखा साथियों आपके सामने अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 43 और एक ऑप्शन शायद नहीं लिखा गया है, मैं लिखवा देता हूं अनुच्छेद 61। नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। कहां पर आया मैं आपको बता देता हूं। पटवार का एग्जाम हुआ था 2013 में, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पटवार का पेपर हुआ था 2013 में, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। संविधान के किस संशोधन के आधार पर मतदान के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों। अनुच्छेद 61 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कौन सा संविधान संशोधन के आधार पर मतदान के लिए जो न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करी गई थी? अनुच्छेद 61 के तहत। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों अनुच्छेद 61। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, अनुच्छेद 61 यहां पर सही जवाब होगा। अनुच्छेद 61 यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 19 की बात कर लेते हैं। राजस्थान में वर्तमान में नए जिलों का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था? आप सभी को पता होगा साथियों राजस्थान के अंदर वर्तमान में नए जिलों का गठन हुआ था और इस प्रकार राजस्थान के अंदर नए जिलों की जो संख्या हो चुकी है वो 50 हो गई थी। तो आप सभी को पता होगा, बताओ भैया नए जिलों का गठन किस समिति के तहत हुआ था? क्या बात है, फटाफट से जवाब दीजिए साथियों। आप सभी को पता होगा साथियों राजस्थान के अंदर वर्तमान में 50 नए जिले हो गए। तो आपसे क्वेश्चन तो यही तो पूछ रहा है कि नए जिलों का गठन हुआ था, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, वो समिति कौन थी साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। क्या बात है, किसी को नहीं आया है? तो डी ऑप्शन यहां पर कंफर्म में राइट करना होगा। बिल्कुल जल्दी से बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो समय में दे रहा हूं आपको, शायद आप सोच रहे होंगे। हाँ भैया बहुत बड़ा क्वेश्चन है और देखो मैं आपको बता देता हूं आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं। आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं साथियों। जवाब दीजिएगा। राजस्थान के अंदर आप सभी को पता नए जिलों का गठन हो चुका है साथियों।
राजस्थान के अंदर आप सभी को पता है नए जिलों का गठन हो चुका है। तो प्रश्न यही तो पूछ रहा है कि आपके सामने एक नई समिति का गठित की गई है। अब वो नई समिति बिल्कुल यहां पर नमस्ते नमस्ते यूट्यूब परिवार पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है साथियों। बिल्कुल जो जो साथी जुड़ चुके हैं मैं स्वागत करता हूं। अजीत सिंह शेखावत भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सोलानी मीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हनुमान भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हनुमान भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल हनुमान भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कविता मीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज कुमार मीना आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया। मनोज कुमार बनवा आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। और कौन कौन साथी लाइव पर आ चुके हैं? हाँ अजीत कह रहे हैं भैया सर पीटीटी का रिजल्ट आ गया क्या? नहीं भैया पीटीटी का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, पीटीटी का रिजल्ट अभी तक आया नहीं भैया। हाँ पीटीटी का रिजल्ट अभी तक आया नहीं भैया, ठीक है। हाँ जी अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में राजस्थान की कितनी सीटें? राज्यसभा में राजस्थान की कितनी सीटें? जल्दी से जवाब दो भाई। जल्दी से बताइए। अच्छा 19वें प्रश्न का आंसर नहीं दिया आपने। 19वें को होना भैया राम लुभाया समिति। आप सभी को पता होगा राम लुभाया समिति सॉरी राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति के तहत राजस्थान के अंदर आप सभी को पता है 19 जिलों का गठन किया, और इस प्रकार 19 जिलों का गठन करके टोटल कुल 50 जिले हो गए थे। कितने हो गए भैया? 50 जिले हो गए, ठीक है भैया 50 जिले हो गए। अब आप सोच रहे होंगे सर 19 जिलों का गठन किया तो 50 कैसे हुए? मैं आपको बता देता हूं। 33 जिले पहले थे, और अगर आप 19 जोड़ते हो तो हमारे पास 52 होता है, तो फिर 50 कैसे हुआ? देखिए भैया आपको पता जोधपुर, जोधपुर जो जिला था उसके 2 टुकड़े कर दिए। जोधपुर जिला था उसके 2 टुकड़े कर दिए, जोधपुर के 2 टुकड़े करे ना, इसी प्रकार जयपुर के भी 2 टुकड़े कर दिए। तो पहले जो जोधपुर और जयपुर था, अब जोधपुर के 2 बन गए, इसलिए वो 2 कम होकर टोटल कितने हो गए? 50 हो गए। इसलिए आपको ध्यान रखना, अभी एक क्लास पीडीएफ है मेरा नए जिलों का गठन हो, आप उसको देख लेना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए भैया तो यहां पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना होगा। 20वें प्रश्न की बात करते हैं। राज्यसभा में राजस्थान की कितनी सीटें? जल्दी से बताओ भाई, राज्यसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? देखो सबको पता होना चाहिए लोकसभा के लिए कितनी सीटें होती है, राज्यसभा के लिए कितनी सीटें होती है। देखो जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया। हाँ तो प्रश्न है आपके सामने, राज्यसभा में राजस्थान के लिए कितनी सीटें? ऑप्शन दे रखा है 20, 30, 25 और 10। तो देखिए साथियों अगर मैं बात करता हूं राज्यसभा से, तो राज्यसभा के लिए राजस्थान से कितनी सीटें भैया? 10, और लोकसभा के लिए कितनी सीटें? तो 25 सीटें। आपको ध्यान रखना भैया, तो 10 सीटों को यहां पर हमें राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? हाँ भैया पीटीटी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, पीटीटी का रिजल्ट भैया अभी तक आया नहीं है। हाँ भैया आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। निम्न को सही आप बताइए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। अनूप सागर झील बीकानेर में है क्या? मूल सागर झील जैसलमेर में है क्या? गजरूप सागर झील जैसलमेर में है क्या? और नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा आपके सामने, जसवंत सागर झील अजमेर में है क्या? जल्दी से बताओ भैया। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है।
डी प्रश्न इस ऑप्शन का बिल्कुल सही जवाब है। भाई जसवंत सागर जो झील है वो तो आपको पता होना चाहिए साथियों, जोधपुर में है। जसवंत सागर झील कहां पर है भाई मेरे? जोधपुर में है। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा, डी ऑप्शन को राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते साथियों, अगला क्वेश्चन हमारे पास में 22वां प्रश्न है। अब देखिए साथियों, ये 22वां प्रश्न है। हाल ही के अंदर जो एग्जाम हुआ था रीट मेन पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब आपको जो अगले टॉप 10 क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे कि 2023 के अंदर जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई है उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो देखिए साथियों, रीट मेन परीक्षा हुई थी 25 फरवरी 2023 को। परीक्षा कब हुई थी साथियों? 25 फरवरी 2023 को। और यह प्रश्न आपके सामने पूछा गया। यह प्रश्न साथियों आपके सामने पूछा गया है। क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया था? राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीट मेन पेपर हुआ था साथियों 25 फरवरी 2023 को यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन दे रखा साथियों आपके सामने 2017 से 2018 बजट सत्र, बी ऑप्शन दे रखा 2012 से 2013 बजट सत्र, सी ऑप्शन दे रखा है 2021 से 2022 बजट सत्र, और 2014 से 2015 बजट सत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जवाब करें भैया, जल्दी से जवाब करें। चलिए भैया, नहीं आ रहा है, क्या बात है। आप देख लो साथियों कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बजट सत्र 2012 और 2013 के दौरान। बजट सत्र 2012-2013 के दौरान राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे श्रीमान अशोक जी गहलोत थे। तो इन्होंने 2012 और 2013 में जो बजट प्रस्तुत किया था वो प्रथम जेंडर बजट था साथियों। कौन सा था? प्रथम जेंडर बजट। तो प्रश्न बन सकता है और हाल ही में बन गया। 25 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था रीट का, यही क्वेश्चन आपके सामने वहां रखा गया था। हाँ जी साथियों, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 23, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई थी? सीटी का परीक्षा हुई थी 7 जनवरी 2023 को, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 7 जनवरी 2023 को यह पेपर हुआ था और यह प्रश्न आपके सामने पूछा जा चुका है साथियों। बिल्कुल क्वेश्चन दे रखा साथियों, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1955, 1953, 1954। बिल्कुल, राजस्थान के अंदर नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना 1953 में की गई थी। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। हो गया, क्लियर हो गया सभी साथियों के? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, लसाड़िया पठार राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में है? लसाड़िया का पठार राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में है? ऑप्शन दे रखा साथियों आपके सामने बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही। बिल्कुल जवाब दो भैया। राजसमंद से आगे उदयपुर वाले हिस्से तक कटा फटा टूटा फूटा जो पठार है उसको अपन बोलते हैं लसाड़िया का पठार। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों। देखो यहां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। ये प्रश्न आ चुका है साथियों। सीटी का पेपर हुआ, सॉरी रिट मेन का पेपर हुआ था, सीटी का पेपर हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है। रिट मेन का पेपर हुआ था 27 फरवरी 2023 को। देखो भाई क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। रिट का पेपर हुआ था 27 फरवरी 2023 को। सीटी का पेपर में, रिट के पेपर में हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों बी ऑप्शन उदयपुर। उदयपुर यहां पर सही जवाब होगा। उदयपुर यहां पर सही जवाब होगा। बिल्कुल सुषा जी हमारे परिवार में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहले बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं सुषा जी तो मैं निवेदन करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंजलि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ममता सैनी जी आपका भी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल मैं निवेदन कर रहा हूं सभी साथियों से, जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं साथियों। 25वां है, ये तो करवा दिया अपन ने। 26वां है, निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों को स्पर्श करती है?
ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जो सीमा है वो 8 जिलों को स्पर्श करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाईकोर्ट की परीक्षा हुई थी 19 मार्च 2023 को, यह प्रश्न आया था। हाईकोर्ट की परीक्षा हुई थी 19 मार्च 2023 को, यह प्रश्न आया था साथियों। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों के साथ स्पर्श करती है? बिल्कुल यहां पर राइट करना होगा साथियों, पाली जिला। पाली जिला राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है और जिसकी सीमा 8 जिलों से, आंतरिक 8 जिलों के साथ स्पर्श करती है। तो यहां पर हमें पाली जिले को राइट करना होगा। बिल्कुल भाई, पाली जिले को हमें राइट करना होगा। 27वां क्वेश्चन है, सुंडा पर्वत का संबंध है, सुंडा पर्वत का संबंध है कौन से जिले से? राजस्थान हाईकोर्ट की परीक्षा 19 मार्च 2023 को यह प्रश्न आ चुका है साथियों। बिल्कुल यह प्रश्न आ चुका है साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट का पेपर हुआ था, यह क्वेश्चन आ चुका है साथियों। तो आप समझ सकते हैं कि क्लास कितनी महत्वपूर्ण होगी। आप मान सकते हैं साथियों क्लास कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हम रोजाना एक ऐसा मॉडल पेपर लेकर आएंगे जिससे आपको लगेगा कि गत वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। और अगर वो आपके कवर हो गए तो ये मान के चले भैया, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल, क्या बात है। सुंडा पर्वत कहां पर स्थित है? जालोर के अंदर है भाई मेरे, जालोर के अंदर है। सुंडा पर्वत कहां पर है? जालोर के अंदर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते साथियों, मालवा के पठार का फैलाव नहीं है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। मालवा के पठार का फैलाव नहीं है, आपसे पूछ रहा भाई। बिल्कुल मालवा के पठार का फैलाव नहीं है, यहां पर सही जवाब दिया है जी साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। महाराष्ट्र में नहीं है जी, मालवा के पठार का विस्तार महाराष्ट्र में नहीं है जी। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन पर राइट करना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट की परीक्षा हुई थी 12 मार्च 2023 को, ये पेपर में आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है। 29वें प्रश्न की बात करते हैं, 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी नदी से है? 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी नदी से है? और भाई ये जो क्वेश्चन आ चुका है वो हाईकोर्ट की परीक्षा हुई थी 12 मार्च 2023 को, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। 56 के मैदान का संबंध कौन सी नदी से है? 56 के मैदान बहने वाली जो प्रमुख रूप से नदी है वो है साथियों माही नदी। माही नदी को हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों। आगे बढ़ जाते हैं, अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रिट मेन परीक्षा 27 फरवरी 2023 को हुई थी और उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तारागढ़, अचलगढ़, शेर, रघुनाथगढ़। कल परसों चोटियां पढ़ा रहा था मैं, और मैंने आपको यह भी कहा था कि आप गुरु शिखर को रट के जाओगे तो वहां कार्य नहीं होगा। आजकल क्वेश्चन थोड़ा गुरु शिखर से नीचे आने लगा है। और देखो भाई, कब आया था? रीट मेन परीक्षा हुई थी 27 फरवरी 2023 को। यहां पर जो साथी जो गुरु शिखर को पढ़ के जा रहे हैं ना, वो यहां पर नहीं राइट कर पाएंगे। तारागढ़, अचलगढ़, शेर और रघुनाथगढ़। तो आप सभी को पता है यहां पर शेर को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा साथियों? शेर को राइट करना होगा। मैंने इसलिए कहा था कि आपको कम से कम 10 चोटियां तो याद होनी चाहिए भैया, कम से कम ये मान के चलो 10 चोटियां आपको याद होनी चाहिए। देखो गुरु शिखर की है, आपको पता होगा 1722 मीटर, और 1597 मीटर है किसकी भैया? शेर की। तो कहीं ना कहीं यहां पर शेर जो चोटी है 1597 मीटर, राजस्थान की इनमें से 4 ऑप्शन में से सर्वोच्च चोटी आपके पास आ चुकी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल अगला टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूं साथियों, राजस्थान की झीलें हैं और राजस्थान की झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन फटाफट से इन ऑप्शन को भी फिलअप कर लेते हैं। आप में से अगर इनको प्रश्न के आंसर आ रहे हैं तो फटाफट से फिलअप कर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगली क्लास में आप सभी साथियों के सामने रीजनिंग के लेकर आ रहा हूं, तो मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से कि आप रीजनिंग की क्लास में अवश्य शामिल हो जाइएगा। लेकिन भाई निवेदन कर रहा हूं आप सभी साथियों से कि एक बार ये जो खाली स्थान है उनको पूरा भर दीजिएगा। अनूप सागर झील कौन से जिले में है? अनूप सागर झील कौन से जिले में, जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल अनूप सागर। बेटो भाई देखो, अब यहां तुक्का नहीं मानना, आपको लिखना पड़ेगा। आप सभी को पता होगा साथियों अनूप सागर झील कहां पर है? अनूप सागर झील कहां पर है भाई मेरे? बीकानेर में है। अनूप सागर झील कहां पर है?
बीकानेर में है। कहां पर है भैया? बीकानेर में। अगर आपसे पूछ ले कि सूरसागर झील कहां पर है, तो भाई मेरे ध्यान रखना है बीकानेर में है। सूरसागर झील भी कहां पर है? बीकानेर में है। मूल सागर झील कहां पर है? ये प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है, आपको जैसलमेर को राइट करना होगा। मूल सागर झील कहां पर है? जैसलमेर में है। आपसे पूछा साथियों गड्डी सागर झील कहां पर है, तो आप क्या राइट करोगे भाई मेरे? गड्डी सागर झील भी कहां पर है भाई मेरे? जैसलमेर में है। कहां पर है भाई मेरे? जैसलमेर में। आपसे पूछ ले साथियों गजरूप सागर झील कहां पर? ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। गजरूप सागर झील कहां पर है भाई मेरे? तो हमें यहां पर जैसलमेर को राइट करना होगा। आपसे पूछ ले भाई मेरे भोपाल सागर झील कहां पर है, तो सिंपल सी बात है, भोपाल सागर झील है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है भाई मेरे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है भोपाल सागर। आपसे पूछ ले साथियों मार्तकुंडिया झील कहां पर है, तो भी आपको ध्यान रखना भाई मेरे चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। एक बार याद कर लो भाई, केवल वन टाइम में पढ़ना होगा और लाइफ टाइम जवाब देना होगा। तो केवल वन टाइम में पढ़ लीजिएगा, लाइफ टाइम जवाब देने के लिए तैयार हो जाएगा। वन टाइम में पढ़े और लाइफ टाइम में जवाब दे, ये आज की सीरीज का बहुत महत्वपूर्ण रेशियो है। अनूप बीकानेर, सूर बीकानेर, मूल सागर जैसलमेर, गड्डी सागर जैसलमेर, गजरूप सागर जैसलमेर, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, मार्तकुंडिया चित्तौड़गढ़। याद हो गया सभी को? याद हो गया भाई सभी को? जल्दी से बताइएगा। गौरी कुमावत हमारे परिवार में आप शामिल हुए, बहुत बहुत स्वागत है गौरी कुमावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निर्मल सैनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और गौरी कुमावत आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर गौरी जी आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं बिल्कुल आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास में मांडल झील, जल्दी से बताओ भाई मांडल झील कहां पर है? मांडल झील कहां पर है? जिसको बोलते हैं, जिसको अब दूसरा नाम भी आ सकता है, मांडल ताल झील कहां पर है? आजकल कई बार दूसरा नाम देते, ध्यान रखना। मांडल ताल झील कहां पर है? मांडल, सीधी सी बात बिलवाड़ा, बिलवाड़ा को राइट करना होगा। बिल्कुल बिलवाड़ा को राइट कर दीजिएगा, बिलवाड़ा को राइट कर दीजिएगा। किसको राइट करना? हमें बिलवाड़ा को राइट करना होगा। हाँ जी भैया। काडीला झील कहां पर स्थित है? हाँ, गौरी कुमावत ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ जी जल्दी से बताओ काडीला झील कहां पर है? काडीला, काडीला झील बोलता है, कई बार काडीला मानसरोवर झील भी आ जाता है, कई बार काडीला मानसरोवर भी लिखा जाता है। ध्यान रखना, थोड़ा बात एक ही है भैया। कई बार ये भी लिखा था काडीला मानसरोवर झील कहां पर है? काडीला महान झील कहां पर है भाई? झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में है। ध्यान रखना है आपको, झालावाड़ में है। आपसे पूछ ले है कि कृष्ण झील कहां पर है, तो भी आपको ध्यान रखना भाई मेरे झालावाड़ में है। कृष्ण झील कहां पर है? झालावाड़ में। सीताबाड़ी झील कहां पर है? ये तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं भाई, आप सही जवाब देंगे। जल्दी से बताओ भाई सीताबाड़ी झील कहां पर है? सीताबाड़ी झील कहां पर है? क्या बात, आप जवाब नहीं दे रहे हो भाई। सीताबाड़ी झील है बारां के अंदर। कहां पर है भाई? बारां के अंदर है। रामगढ़ झील कहां पर है भाई मेरे? बारां में। हाँ नेक्स्ट है सुजान गंगा झील कहां पर है? सुजान गंगा झील कहां पर है? सुजान गंगा जो झील है वो हमारी है भरतपुर में। कहां पर है भाई मेरे? भरतपुर में। और अगर थेला सागर झील पूछ ले तो हमें राइट करना होगा भाई मेरे अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। तो थेला सागर झील कहां पर है? अलवर में। सुजान गंगा झील कहां पर है? भरतपुर में। भाई क्लियर हो गई बात सभी के? सभी की क्लियर हो गई? बिल्कुल गौरी ने यहां पर सही जवाब दिया है। वीरो सिंह हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ भाई याद कर लो एक बार, याद कर लो भाई एक बार इनको। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई अगला नजर आ रहा हमारे पास में, मानसरोवर झील कहां पर है?
मानसरोवर या मानसागर झील कहां पर है? ये तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा, जयपुर है। गलता झील कहां पर है? नाम से स्पष्ट हो जाएगा, जयपुर है, जयपुर है। पाटनकोट झील कहां पर है, ये बताओ भैया। पाटनकोट भी बोल सकता है, कई बार पाटन टेक झील भी बोलता है, दूसरा नाम इसका ये भी आ जाता है आजकल, पाटन टेक। पाटन टेक झील कहां पर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई मेरे, जयपुर जिला में है। माउंटा झील कहां पर है? माउंटा झील कहां पर है? जयपुर जिला में है। माउंटा झील कहां पर है? जयपुर जिला में है। तलवाड़ा की झील कहां पर है? ये तो आपको सिंपली पता होगा, तलवाड़ा की झील कहां पर है? ना ना ना, एक तलवाड़ा मल्लीनाथ जी का मेला, ये अलग है। तलवाड़ा झील कहां पर है? ये आप वहां पर हनुमानगढ़ को राइट करेंगे, हनुमानगढ़ को राइट करना। तलवाड़ा झील कहां पर है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में है तलवाड़ा झील। हाँ भाई, तख्त सागर झील कहां पर है? जोधपुर में भाई, तख्त सागर झील कहां पर है? जोधपुर में। और अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया था, जसवंत सागर झील कहां पर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई मेरे, जोधपुर में। एक बार पढ़ लो भाई, क्योंकि वन टाइम में पढ़ोगे, लॉन्ग टाइम में आप आंसर जवाब देने के लिए तैयार हो जाओगे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक बार ये भी याद करा दूं। हाँ भाई, याद हो गया सभी साथियों को? चलो आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये थोड़े और क्वेश्चन इनको भी कर लेते हैं। बताओ भाई, जैन सागर झील कहां पर है? जैन सागर झील कहां पर है? अजमेर के अंदर है। बीसलसर झील कहां पर है? एक बीसलपुर झील है। जैन सागर झील है अजमेर के अंदर। कहां पर है? अजमेर के अंदर। बीसलपुर झील कहां पर है? बीसलपुर झील कहां पर है साथियों? टॉक के अंदर है। बीसलपुर झील कहां पर है? टॉक के अंदर है। और बीसलसर झील पूछ ले तो अजमेर के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले कि बीसलसर, आपसे पूछ ले कि बीसलसर, तो फिर आप अजमेर को राइट कर देना है। किसको राइट करना है? अजमेर को। बीसलपुर बोले तो टॉक को राइट करना है, बीसलसर बोले तो अजमेर को राइट करना है। फूल सागर झील कहां पर है? अजमेर के अंदर है। फूल सागर झील कहां पर है भाई मेरे? अजमेर के अंदर है। हाँ, नवलखा झील बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, नवलखा झील कहां पर है? नवलखा जो झील है वो है भाई मेरे बूंदी के अंदर। कहां पर है? बूंदी के अंदर है। कनक सागर झील कहां पर है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, दुगारी झील भी कहते हैं, कनक सागर झील भी कहते हैं। बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। जैत सागर कहां पर है? बूंदी में। फूलरानी झील कहां पर है? बूंदी में। अब तो शायद आपको याद होंगे, सभी को याद होगी ना भैया। बूंदी बूंदी बूंदी, नवलखा बूंदी, कनक सागर बूंदी, जैत सागर बूंदी, फूलरानी बूंदी। तो चलिए साथियों, राजस्थान जीके की क्लास का कंप्लीट समय हो चुका है और इस कंप्लीट समय में मैंने आपके सामने 30 क्वेश्चन कराए, प्लस राजस्थान की जो महत्वपूर्ण जिले हैं उनके बारे में बताया कि कौन सी झील कौन से जिले में स्थित होती है। तो चलिए साथियों, अगली क्लास में आप सभी साथियों के सामने मैं रीजनिंग के लेकर आ रहा हूं, तो निवेदन करता हूं भाई एक बार आप अगली क्लास में शामिल हो जाइएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपन अगले क्लास में। क्लास कैसी लगी है फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। और अगर किसी भी साथी को इस क्लास का पीडीएफ फाइल चाहिए तो एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो भाई। अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो एक बार सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, अगर इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ भाई, जिनको पीडीएफ फाइल चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, तुरंत प्रभाव से कर दो ताकि मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूं। तुरंत प्रभाव से मैसेज कर दीजिएगा अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो। अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो तुरंत प्रभाव से मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इस क्लास का पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा। जल्दी से भेज दीजिएगा साथियों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो।